नमस्कार दोस्तों। लेवरेज, सेबी का नया मार्जिन रूल और प्लेज, आइए आज बात करेंगे इन तीनों सब्जेक्ट्स के बारे में। आज मैं आपको पहले सबसे ब्रीफली समझाऊंगा कि इस नए मार्जिन रूल से हर तरीके का ट्रेडर अफेक्टेड होगा। चाहे आप ऑप्शन बायर हो या ऑप्शन सेलर हो, चाहे आप बड़े प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो जो बड़े कैपिटल के साथ खेलते हो, या आप छोटे ट्रेडर हो लेकिन प्रॉफिटेबल हो, या आप लॉस मेकिंग ट्रेडर हो, कैश में ट्रेड करते हो या ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हो, हर एक ट्रेडर को इस नए रूल से लॉस होगा। ये ट्रेडर के भले के लिए नहीं है। आइए जानते हैं सबसे पहले उसको। सबसे पहले मैं बात करता हूं लॉस मेकिंग ट्रेडर की, जो 30,000, 40,000 या 1 लाख के कैपिटल से बहुत कम एक्सपीरियंस के साथ इस मार्केट में उतरता है। ये बात आपकी सही है कि उसने जो है अपनी जर्नी की शुरुआत बड़े बड़े एमटीएम स्क्रीनशॉट्स और बड़े बड़े ट्रेडर्स को देख के ऑप्शन सेलिंग से चालू करी। अभी ऑप्शन सेलिंग का वॉल्यूम आप देखेंगे इंट्राडे में तो बहुत ही ज्यादा हाई है एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल वॉल्यूम। ये बात आपकी सही है। लेकिन अगर उसे ऑप्शन सेलिंग का मौका नहीं मिलता, ट्रेडिंग तो वो तब भी करता, क्योंकि ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम अपनी लाइफ को बेटर करना चाहते हैं, हम कुछ नया सीखना चाहते हैं, हम पैसे कमाना चाहते हैं, तो वो ट्रेडिंग जरूर करता। उसका नेबर कर रहा है, पैसे कमा रहा है, वो ट्विटर पे आ रहा है, देख रहा है स्क्रीनशॉट, वो ट्रेडिंग तो करता। अब वो ऑप्शन सेलिंग नहीं कर सकता अगर उसके पास 1 लाख से कम का कैपिटल है, तो वो क्या करेगा? या तो वो ऑप्शन बाइंग करेगा या फिर वो कैश मार्केट में जाएगा। दोनों की बात कर लेते हैं। ऑप्शन ऑप्शन सेलिंग जब कोई करता है दोस्तों, अभी जब मार्जिन नया नहीं आया है, ऐसे माहौल में जब कोई ऑप्शन सेलिंग करता है तो वो मैक्सिमम 1 या 2 लॉट कर पाता है, उसका मार्जिन एग्जॉस्ट हो जाता है। 4x लेवरेज के बाद की भी बात बता रहा हूं, उसका मार्जिन खत्म हो जाता है। वो 1 लॉट या 2 लॉट करता है। लेकिन अगर 1 लाख का कैपिटल है और अगर आप ऑप्शन बाइंग करने जा रहे हो, तो फिर कोई सीमा नहीं है, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। शुरू में आपको पोजीशन साइजिंग तो पता नहीं होती है, रिस्क मैनेजमेंट तो आपको पता नहीं होता है। तो आप 1 लाख में 5 लॉट ले लो, 10 लॉट ले लो, ओटीएम बाई कर लो, कितने भी बाई कर लो। आपने तो देखा होगा 1 हफ्ते पहले, 2 हफ्ते पहले, 4 हफ्ते पहले का एक ग्राफ देखा होगा जिसमें 2 रुपए का ऑप्शन 250 रुपए का हो जाता है। और नए लोग तो सपने लेके ही आते हैं और दिन रात बस सपने देखते रहते हैं। तो उनको लगेगा बस मैं ओटीएम बाई कर लेता हूं, 1 लाख में से 10,000 का बाई कर लेता हूं और वो 100 गुना हो जाएगा और मैं अपना लोन चुका दूंगा, नई भैंस खरीद लूंगा और मैं बड़ा व्यापारी बन जाऊंगा। सपने तो इंसान ऐसे ही देखता है। तो नए जो ट्रेडर हैं उनको आप धकेल रहे हो एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट के साइड में जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, जो प्रॉफिट का परसेंटेज है, जो प्रॉफिट के चांसेस हैं, वो 25 या 30% है अगर आप कोई एज नहीं यूज कर रहे हो। और नए बंदे के पास एज तो नहीं होता है, तो वो एक 10,000 की ट्रेड करेगा, एक 15,000 की ट्रेड करेगा ऑप्शन बाइंग की, और 4-5 ट्रेड में उसका कैपिटल आधा हो जाएगा। उसे समझ में नहीं आएगा कि अब मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, और फिर वो इधर उधर हाथ पैर मारेगा, कहीं कोई कोर्स लेगा, कहीं कुछ करेगा, उसका पैसा धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। क्या उसके बर्बाद होने के चांसेस कम हुए आपके नए मार्जिन रूल के द्वारा? आंसर इज नो। शायद वो अगर ऑप्शन सेलिंग करता होता और उसने स्टॉप लॉस अगर लगाया होता, उसके बर्बाद होने के चांसेस शायद इतने ही होते या इससे कम होते। क्योंकि जब आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो कहीं ना कहीं दिमाग में आपके बैठा होता है कि ये बहुत डेंजरस इंस्ट्रूमेंट है, इसमें ज्यादा खतरा है, इसमें ब्लो अप का पूरा चांस है। ये आपको लोग बार बार बताते हैं, हर जगह बताते हैं, तो कहीं ना कहीं आप डरे होते हो। ये तो एक सिनारियो हो गया कि जो बंदा आया बहुत कम कैपिटल के साथ, अब वो ऑप्शन सेलिंग नहीं कर सकता, तो उसे आप ऑप्शन बाइंग में धकेल रहे हो। दूसरा है कि वो कैश मार्केट में जा सकता है। कैश स्टॉक्स में अगर वो बाई चांस एफएनओ स्टॉक्स की तरफ देखता है तब तो ठीक है। कैश स्टॉक्स में इतना ज्यादा मैनिपुलेशन होता है, इतनी इंदौर की और भोपाल की, मैं इन शहरों की कोई निंदा नहीं कर रहा हूँ, ये मुझे बहुत प्यारा, ये इंदौर तो बहुत ही प्यारा शहर है, मैं कई बार गया हूँ। भोपाल भी रिटायर्ड लोगों के लिए बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छा मौसम भी रहता है, ड्राई वेदर रहता है। लेकिन यहाँ से जो ट्रेडिंग टिप्स मिलती हैं वो शुरू होती हैं आपकी कैश कॉल से, क्योंकि उन्हें पता होता है आपके पास पैसे कम है। तो आप अलग अलग तरीके के स्कैम में फंसने के आपके चांसेस ज्यादा हो जाते हैं अगर आप ऐसे कैश स्टॉक्स में डील करते हो जो पेनी स्टॉक्स हैं, जो कम वॉल्यूम में ट्रेड होते हैं। वहां पे आप कहीं मार्केट में आए हो तो ये 1 लाख रुपए कहीं ना कहीं तो लगाओगे ही, उसको आगे पीछे करोगे ही, क्योंकि वो तो आप तैयारी करके आए हो, तो वहां पे आप फंस सकते हो। दूसरा ये है कि अगर आप कैश लेके आए हो और अपने विवेक से भी आपने 15, 20, 25 स्टॉक्स खरीदे हैं, तो नॉर्मली पहले साल में या दूसरे साल में क्या होता है? आप सोचो आपके पहले साल में क्या हुआ था। स्टॉक अगर 20% ऊपर चला गया तो आप तो जीनियस हो, आप अपने नेबर को बताते हो, अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को बताते हो और सबको बताते हो, राइट?
और अगर स्टॉक 20% नीचे चला गया तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाते हो, उसके ब्रेक इवन का वेट करते हो। 20% कहीं और नीचे चला गया तो आप उसको डबल कर लेते हो और बाई कर लेते हो, किसी और से उधार लेके और बाई कर लेते हो। तो ये जो बर्बाद होने की टेंडेंसी है वो कहीं ना कहीं जो है ह्यूमन नेचर में छुपी हुई है, वो इंस्ट्रूमेंट में छुपी नहीं हुई है। मैं आपको बताऊं, मैं 15 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूं, मैंने कैश मार्केट में ज्यादा लोगों को बर्बाद होते हुए देखा है। क्यों? क्योंकि जब आप फ्यूचर्स में या ऑप्शंस में लेवरेज तरीके से काम करते हो, ऑप्शन सेलिंग करते हो, तो 3:15 पे आप नहीं स्क्वायर ऑफ करोगे तो आपका ब्रोकर स्क्वायर ऑफ कर देगा। और अगर आप थोड़े किस्मत के धनी हो और शुरू में आपको ठीक ठाक दिन मिल गए तो आप समझ जाते हो कि जो आपका ब्रोकर फोर्सफुली स्क्वायर ऑफ कर रहा है तो थोड़ा लॉस हो रहा है। तो आपको स्टॉप लॉस लेने की जो एक टेंडेंसी है ये इंस्ट्रूमेंट ही सिखा देता है, जो ये सेलिंग है, ऑप्शन सेलिंग है, यही आपको शुरू में सिखा देता है कि भैया मुझे स्टॉप लॉस लेना है। और आप, जैसे मैंने पहले बताया आपको, कि आप डरे हुए होते हो कि इसमें बड़ा लॉस हो सकता है, अनलिमिटेड लॉस हो सकता है, अनडिफाइंड लॉस हो सकता है। तो जो लोग लॉस मेकिंग ट्रेडर्स हैं, जिनका पहला साल है, दूसरा साल है, कम कैपिटल से आए हैं इस मार्केट में, उनके लिए ये जो मार्जिन नया रूल लाया जा रहा है वो बहुत ही घातक है, क्योंकि वो फिर या तो कैश में जाएंगे या ऑप्शन बाइंग में जाएंगे और अपना कैपिटल 1 साल से भी कम समय में पूरा का पूरा खो देंगे। अब आइए बात करते हैं हम लोग ऐसे ट्रेडर्स की जो जस्ट अभी प्रॉफिटेबल हुए हैं। आपने स्ट्रैडल करना सीख लिया, आपने स्ट्रैंगल करना सीख लिया, आपने आयरन कॉन्डोर करना सीख लिया। दोस्तों, मैंने जैसा कि अपना आपको वेबिनार में भी बताया था, आपने देखा होगा अगर, और वैसे भी मैं ट्विटर पे बात करता रहता हूं और बहुत से मेरे जैसे लोग ट्विटर पे बात करते रहते हैं। अगर आप लेवरेज का यूज नहीं करोगे तो इंट्राडे की काफी ऐसी प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजीज हैं जो बहुत ही ऑर्डिनरी रिटर्न देंगी, जिनका रिटर्न बहुत कम हो जाएगा। तो अगर आप अभी, आपके पास 2 लाख 3 लाख का कैपिटल है और अभी आपने साल 2 साल की बहुत मेहनत के बाद आपने ट्रेडिंग सीखी है और अब आप 3-4 महीने से प्रॉफिटेबल हो, अगर इस स्टेज में हो, तो ये नया मार्जिन रूल लाके से भी आपका कोई भला नहीं कर रहा है। आपका रिटर्न हो सकता है एफडी के बराबर या उससे भी कम हो जाए आने वाले समय में, क्योंकि जब आपको लेवरेज नहीं मिलेगा तो आपकी जो एज है उसको आप मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे। लेवरेज केवल आपकी एज को मल्टीप्लाई करता है। अगर पॉजिटिव एज है तो उसको भी 4 टाइम्स कर देगा, नेगेटिव एज है तो उसको भी 4 टाइम्स कर देगा। तो आप उस कैटेगरी में अगर आते हो कि आप साल 2 साल आपने कड़ी मेहनत करी है, पार्ट टाइम या फुल टाइम, और उसके बाद आपने एक अपना मुकाम बनाया है, अब आप सीख गए हो, आपको समझ में आना पहली बार चालू हुआ है, तो ये लेवरेज के नया रूल आने के बाद आपकी जिंदगी वापस से स्क्वायर वन पे आ गई। आपको नई स्ट्रैटेजी ढूंढनी पड़ेगी, शायद आपको पोजिशनल करना पड़ेगा, शायद आपको नया लेवरेज क्रिएट करना पड़ेगा, अपना घर गिरवी रख के या गोल्ड गिरवी रख के, क्योंकि आप कॉन्फिडेंट हो, आपको पता है आप क्या कर रहे हो, आप कौन सा रिस्क ले रहे हो आपको। और यही एक जिंदगी है जिसमें आपको कुछ करके भी दिखाना है। शायद आप घर को गिरवी रखोगे या गोल्ड को गिरवी रखोगे, कई लोगों को ऐसे जानता हूं जो ऐसा कर रहे हैं। और या फिर आप अपना जो लॉन्ग टर्म के लिए आपने स्टॉक्स रखे हैं उनको प्लेज करोगे। बहुत लोगों को कंपनियां स्टॉक देती हैं। अगर आप किसी आईटी कंपनी में काम करते हो तो वहां पे हो सकता है आपको ईसॉप्स मिले हो, तो आपने जो 10-12 साल मेहनत करी होगी उसकी वजह से आपके ढेर सारे कंपनी के स्टॉक्स आपके पास होंगे, या आपके पास किसी एनबीएफसी के स्टॉक्स होंगे, या आपने एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बनाया होगा, उसको आप प्लेज करके लेवरेज क्रिएट करने की कोशिश करोगे। ये अगर नहीं करोगे तो ये अभी आप प्रॉफिटेबल हो तो इस रूल से फिर आपका रिटर्न बहुत ही कम हो जाएगा। मैं जितनी स्ट्रैटेजीज मैंने देखी है मार्केट में उसमें काफी ज्यादा स्ट्रैटेजीज ऐसी हैं जो बिना लेवरेज के मतलब उस तरह का मेहनत और उस तरह का स्लिपेज और उस तरह का रिस्क के काबिल नहीं बैठती हैं। तो मार्केट का जो नए ट्रेडर हैं, जो नए नया प्रॉफिटेबल हुए, उनके लिए पूरी डायनेमिक्स चेंज होने वाली है। ओके, अब आते हैं दोस्तों उन ट्रेडर्स के पास जो 2-3 साल से प्रॉफिटेबल हैं और उन्होंने अच्छा प्रॉफिट करके 1 करोड़ 1.25 करोड़ कमा लिया है। ठीक है, ट्विटर पे ऐसे बहुत से ट्रेडर्स हैं जिनको मैं अब तो पर्सनली भी जानता हूं, अक्सर उस स्क्रीनशॉट डालते हैं। मुझे नहीं पता वो इस मार्जिन रूल के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे खुल के, शायद व्यस्तता होगी या शायद किसी भी बड़ी बॉडी से कोई लड़ना नहीं चाहता है, लेकिन उनको भी बहुत बड़ा लॉस होगा। दोस्तों, आपको एक चीज बताता हूं, मैंने पिछले जो 15-20 साल में देखा है, जो भी अच्छा ट्रेडर होता है, जो अच्छा पैसा कमा रहा होता है, जो कंसिस्टेंट पैसा कमा रहा होता है, वो कहीं ना कहीं मनी मैनेजमेंट शुरू करता है, वो कहीं ना कहीं सब ब्रोकरशिप लेने की ट्राई करता है, वो कहीं ना कहीं मतलब एक तरीके का वो लेवरेज क्या होता है, जब आप दूसरों का पैसा इस्तेमाल करके उसको भी प्रॉफिट दिलाते हो और उस प्रॉफिट का कुछ शेयर आप लेते हो। इसके कई तरीके हैं, उसमें हम नहीं जाएंगे। तो मैंने ये देखा है कि जो ट्रेडर्स शुरू में 3-4 साल प्रॉफिटेबल हो जाते हैं, वो ये रूट उसमें से काफी लोग अख्तियार करते हैं
कि जैसे एक सब ब्रोकरशिप ले ली या आपने किसी से अंडरस्टैंडिंग ले ली कि भाई मैं तुम्हें ट्रेड करना बताऊंगा और तुम्हें जो प्रॉफिट होगा उसका 20% 30% तुम मुझे दे देना। ये बहुत चलता है मार्केट में। कितना सही है कितना गलत है मैं उसकी बात मैं बात नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ इस बात की कह रहा हूं कि उन लोगों को नुकसान कैसे होगा। अब मैंने भी जैसे देखा हुआ है कि मेरे साथ के भी कई लोगों ने और भी लोगों को पैसा दिया हुआ है। तो अगर आप बहुत अच्छे दोस्त नहीं हो, अगर आप थोड़े से आपको कम कोई जानता है बस लेकिन आपके ट्रैक रिकॉर्ड पे विश्वास करता है, तो जनरली क्या होता है वो आपको 5 या 10 लाख रुपए शुरू में देगा। थर्ड पार्टी अगर जैसे आपने नई सब ब्रोकरशिप खोली है तो वो आपको 5 या 10 लाख रुपए देगा और आपसे बोलेगा कि आप 3x 4x या 6x लेवरेज यूज करके उसको एज्यूम करो कि वो 40 लाख है और उस पर आप ट्रेड करो। अगर आप अच्छे रिटर्न बनाओगे तो आपको वो और कैपिटल इन्फ्यूज करेगा, जो इन्वेस्टर होता है जो आपकी सब ब्रोकरशिप में आता है। ऐसा लोग क्यों करते हैं? क्योंकि अगर आपने नई नई सब ब्रोकरशिप खोली है तो वहां पर भी थोड़ा विश्वास कम होता है और थोड़ा आपकी स्किल्स पे भी विश्वास कम होता है। इंसान ट्राई करना चाहता है। इस नए मार्जिन रूल के बाद क्या हो जाएगा कि अगर मैं किसी को चाहता हूं कि भाई मैं मेरा पैसे तुम ट्रेड करो और अगर मैं समझो कि चाहता हूं ट्रेड वैल्यू 50 लाख के आसपास हो तो मुझे पूरा 50 लाख देना पड़ेगा उसके अकाउंट पे। वो कौन से ब्रोकर के साथ सब ब्रोकरशिप उसने खोली है क्या है। तो ये जनरली कोई शुरू में नहीं करता है। लोग छोटे अमाउंट से शुरू करते हैं जो इन्वेस्टर होता है। तो जो दूसरे का पैसा मैनेज कर रहे हैं या मैनेज करने की सोच रहे हैं अगले 1-2 साल में, उनका इनफ्लो बहुत कम हो जाएगा। उनको ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा क्योंकि शुरुआत में तो लोग इतना बड़ा पैसा नहीं देंगे। अब सारा पैसा अपफ्रंट देना है आपको नए मार्जिन रूल के बाद, तो उनको भी लॉस होगा जो जमे हुए मार्केट में, लेकिन या तो दूसरे का पैसा मैनेज कर रहे हैं या मैनेज करने की सोच रहे हैं। अब आते हैं अगली कैटेगरी में, वो ट्रेडर जो मार्केट में काफी समय से बने हुए हैं और जैसे उस कैटेगरी में मैं अपने आप को भी रखता हूं। और मैं आपसे साफ बताता हूं, मेरा कोई बहुत ग्रेट रिटर्न नहीं है। मेरा तो पिछले साल सिर्फ 20% का रिटर्न था पूरा साल मिला के। और मेरे कई ऐसे यंग दोस्त हैं जो 20% तो एक महीने में बनाते हैं। तो मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है ये बताने में कि मैं बहुत अच्छा ट्रेडर नहीं हूं, लेकिन हाँ बहुत पुराना ट्रेडर हूं। तो ऐसी कैटेगरी में जब आप आ जाते हो तो आपने अपना पैसा एक ट्रेडिंग अकाउंट में रखा होता है और एक इन्वेस्टिंग अकाउंट में रखा होता है। जैसे कि अगर एक मिसाल के तौर पे बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कि मेरा कैपिटल अगर समझिए कि 10 करोड़ है, तो मैंने 2 करोड़ अपना ट्रेडिंग अकाउंट में रखा हुआ है और 8 करोड़ अपना इन्वेस्टिंग अकाउंट में रखा हुआ है। मैं अगर अपनी पर्सनल बात आपको बताऊं तो मैंने आज तक अपना कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया। शेयर को प्लेज क्यों नहीं करते हैं उसके ऊपर मैं एक दूसरा वीडियो बना दूंगा। मैंने कभी निफ्टी 20 या ये लिक्विड 20 या लिक्विड म्यूचुअल फंड में भी नहीं पैसा डाला, क्योंकि आप 15 साल में बहुत से स्कैम होते हुए देखते हो। उसके ऊपर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे कि क्यों करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो तो इंडिविजुअल की इच्छा है। मैंने नहीं किया कभी। तो अभी जैसे 10 करोड़ का कैपिटल एज्यूम करते हैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूं कि ये मेरा कैपिटल है, एज्यूम करते हैं, उसमें अगर 8 करोड़ मैंने इन्वेस्टिंग में रखा है और 2 करोड़ मैंने ट्रेडिंग में रखा हुआ है, और उस 2 करोड़ में लेवरेज यूज करके 3 टाइम्स 4 टाइम्स लेवरेज यूज करके मैं ज्यादा बड़ी ट्रेड कर पा रहा था। और जो ये 2 करोड़ है ये मैंने डिस्काउंट ब्रोकर्स के साथ रखा था और 8 करोड़ मैंने सिक्योर अपने बैंक ब्रोकर्स के साथ रखा हुआ था। जो बड़े बड़े बैंक्स हैं जिनको इंडिया में ये माना जाता है फाइनेंस सेक्टर में कि बड़े बैंक्स को आरबीआई नहीं कभी डूबने देगा। उसका बहुत बड़ा सिस्टमिक रिस्क होता है। और जैसे यस बैंक ही डूबने वाला था तो उसमें सिर्फ डिपॉजिट्स जो था वो 2 लाख करोड़ था। टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव, हमारे यहाँ नरेगा का बजट 60,000 करोड़ होता है, तो उसका 4 गुना 3 गुना 4 गुना जो है वो सिर्फ यस बैंक में डिपॉजिट्स थे। तो अगर ऐसा बैंक कोलैप्स कर जाता तो पूरी इकोनॉमी कोलैप्स कर जाती। तो ऐसा जनरली मुझे लगता है कि ऐसा आरबीआई कभी अलाउ नहीं करेगा। पास में कितने एग्जांपल हुए हैं, जैसे राजस्थान बैंक है या आपका और ये ग्लोबल ट्रस्ट बैंक था जीटीबी, जिसको बाद में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ने टेक ओवर किया था। राजस्थान बैंक को आईसीआईसीआई बैंक ने टेक ओवर किया था। तो आरबीआई बैंक्स को थोड़ी सिक्योरिटी दे के रखता है और बड़े प्रूडेंट नॉर्म्स होते हैं, स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स होते हैं, वो लोग डरते भी हैं रेगुलेशन से। तो मैंने बैंक ब्रोकर्स के पास 80% पैसा रखा हुआ था अभी इससे पहले, और 20% डिस्काउंट ब्रोकर्स में रख करके और उसमें लेवरेज यूज करके उसको ज्यादा पैसा बना के उसको यूज करता था। अभी नए नियम के साथ क्या होगा, या तो मेरी ट्रेड साइज छोटी हो जाएगी, तो ट्रेड साइज 1/4 हो जाएगी। तो उससे क्या होगा कि अभी तो जैसे मैं 20% बना ही पा रहा था, तो अब तो शायद मैं 5% बना पाऊंगा। मैंने बताया ना मैं बहुत अच्छा ट्रेडर नहीं हूं। तो या दूसरा जो टेम्पटेशन आता है, अगर मैं बड़े लंबे समय से ट्रेडर हूं, कि मैं अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको प्लेज कर लूं और उन इन्वेस्टमेंट्स को प्लेज करके ट्रेड करूं। आप में से काफी लोग ये डायलेमा में जाएंगे
कि जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स हैं, जो पीपीएफ में पैसा पड़ा हुआ है या जो लिक्विड बीज में पैसा पड़ा हुआ है या किसी और काम के लिए रिकरिंग एफडी रखी हुई है, उसको प्लेज मार्केट में ले आना। इसके दो बहुत बड़े रिस्क हैं दोस्तों। स्टॉक मार्केट में जो सबसे बड़ा आपका दुश्मन है ना, वो आपकी ग्रीड है, वो आप खुद हो। अगर ऐसा करता हूं कि अपना वो 80% जो मैंने रखा हुआ है रिटायरमेंट के लिए, उसमें से थोड़ा पैसा लेके आता हूं अपने ट्रेडिंग अकाउंट में, खुदा ना खास्ता अगर मेरी टेम्पटेशन बढ़ जाती है और मुझे कोई श्योर शॉर्ट ट्रेड दिखती है और मैं अपना बड़ा पैसा लगा देता हूं और हार जाता हूं, स्टॉक मार्केट में ऐसा अक्सर होता है। तो मैंने एक बहुत बड़ा रिस्क ले लिया बाय इनवाइटिंग माय इनर डीमन। मैंने अपने अंदर के राक्षस को फीड करना चालू कर दिया बाय पुटिंग मोर कैपिटल इन द ट्रेडिंग अकाउंट। पहले नहीं रखना पड़ता था। अगर आपका छोटा अकाउंट है तो आप शायद 2 लाख 3 लाख 4 लाख रखते होगे, लेकिन आपकी कैपेबिलिटी शायद 15 लाख की होती होगी, टोटल कैपेबिलिटी। सिमिलरली बड़ा अकाउंट है तो आप थोड़े पैसे रखते थे पहले ब्रोकर अकाउंट में और उसको लेवरेज यूज करते थे, और मेन अकाउंट में कहीं अलग जो है आप इन्वेस्टमेंट के लिए अलग रखते थे। अभी बाद में क्या होगा, ज्यादा टेम्पटेशन आएगा, जो कई सालों से जो मार्केट में है उनको भी ज्यादा टेम्पटेशन आएगा, यार ये ट्रेडिंग कैपिटल को बढ़ाना है तो उसके लिए प्लेज करके लेवरेज लाना है। ये तो एक रिस्क का बहुत बड़ा पार्ट है। दूसरा रिस्क का बहुत बड़ा पार्ट है दोस्तों कि अगर आप पिछले 15 साल का इतिहास उठा के देखेंगे स्टॉक मार्केट का, तो हर साल दसियों ब्रोकर बैंकरप्ट होते हैं। अभी थोड़े दिन पहले जो है आपने कार्वी का केस सुना होगा। कार्वी ने मिस अप्रोप्रिएट किए थे जो क्लाइंट्स के जो शेयर्स थे डीमैट अकाउंट में, जो पूल डीमैट अकाउंट में, उनको प्लेज कर दिया था। वो बहुत बड़ा लीगल केस अभी भी चल रहा है और उसमें तो करोड़ों करोड़, कार्वी फुल साइज बहुत बड़ा ब्रोकर था, उसमें करोड़ों करोड़ों लोगों का करोड़ों के अमाउंट में लोगों का पैसा जो है फंस गया। सिमिलरली आईएलएफएस तो एक मेरे ख्याल है कस्टोडियन कम ब्रोकर था, इंस्टीट्यूशनल ब्रोकर था। एक दिन अचानक से न्यूज आई सितंबर में शायद 2018 या 17 में कि भैया अब आईएलएफएस जो है गवर्नमेंट उसमें स्टीयरिंग कमेटी बनाएगी, टेक ओवर करेगी, क्या क्या करेगी, और वो बहुत बड़ी एंटिटी थी, राइट। सिमिलरली आपका यस बैंक में आपने देखा ही कि यस बैंक तो आपका यूपीआई के लिए भी सबसे बड़ी बॉडी थी, जिसमें सब 13-14 बड़े लोग जो है उसके यूपीआई के लिए सिंगल ट्रांजैक्शन करते थे। और बीएमए करके ब्रोकर था। मतलब मैं आपको ब्रोकर्स के नाम बताऊंगा तो ये पॉडकास्ट शायद 4-5 घंटे का हो जाएगा, सिर्फ मैं नाम गिनाऊंगा जो ब्रोकर्स बैंकरप्ट हुए हैं। और कोई भी ब्रोकर ऐसा नहीं दोस्तों जो लाखों में खेल रहा हो, सब करो। तो मेरा मानना है पर्सनली कि कल के कोई भी बड़ा ब्रोकर बैंकरप्ट हो सकता है। तो जब आप मैंने बताया ना वो 20% और 80% का रूल, जब आप अपना ट्रेडिंग कैपिटल बढ़ा देते हो, 3 टाइम्स 4 टाइम्स करने को मजबूर हो जाते हो बिकॉज ऑफ द न्यू मार्जिन रूल, तो एक तो ब्रोकर को ज्यादा फ्लोट मिल जाता है, ब्रोकर अब आपका ओवरनाइट फ्लोट ज्यादा एंजॉय करेगा, उसके पास आप ज्यादा पैसा रख रहे हो, राइट। और दूसरा ये कि आप ब्रोकर के ऊपर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं काउंटर पार्टी रिस्क, ब्रोकर के ऊपर आपका रिस्क बढ़ा रहे हो। एक सिंगल ब्रोकर जो आपका जो भी ट्रेडिंग के लिए मेन ब्रोकर है, उस पर आप रिस्क बढ़ा रहे हो। तो अब अगर आप इस चौथी कैटेगरी में आते हो कि आप बहुत सालों से ट्रेडर हो और आपका अगर कैपिटल बड़ा है, तो आपका रिस्क बढ़ रहा है। एक सिंगल रूल के आने की वजह से आप देखो, मैंने 4 अलग अलग कैटेगरीज बताई ट्रेडर्स की, और सभी का रिस्क बढ़ा है मार्केट में। ब्रोकर्स को फायदा होगा, खासकर डिस्काउंट ब्रोकर्स को फायदा होगा, क्योंकि उनके पास अब फ्लोट बढ़ जाएगा। आप चाहे गोल्ड गिरवी कर रख के पैसा लाओ, या प्रॉपर्टी गिरवी करके पैसा लाओ, या आप किसी मनी लेंडर से पैसा लेके आओ, आप उनके पास 4 गुना ज्यादा फ्लोट रखोगे। और ब्रोकर के पास जो फ्लोट होता है दोस्तों, ब्रोकर उसको चर्न करता है, उस पर पैसे कमाता है। कुछ नहीं तो उस पर लिक्विड म्यूचुअल फंड का जो 2.5-3% 4% है वो कमाता है। और भी कई तरीके होते हैं कमाने के, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। तो ये सारा ट्रेडर्स को जो नुकसान होगा, प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स से लेके लॉस मेकिंग ट्रेडर्स को, किसी की कोई हैबिट नहीं चेंज होने वाली है, कोई रिटेल बचने वाला नहीं है इससे। जो जो बोला जा रहा है नोबल इंटेंशन कि रिटेल को बचाना है, ये रिटेल को सभी चूतिया बनाते आए हैं पिछले 20 साल से। रिटेल को बचाने का किसी का कोई मकसद नहीं दोस्तों। अब एक और बात करते हैं आपसे इस पॉडकास्ट में कि ये नए रूल आने की वजह से एक चेंज ये भी होगा कि अगर आप समझो कि स्ट्रैडल करना चाहते थे, तो अब आपको ओटीएम ऑप्शन बाई करके हेज लेना पड़ेगा। उसका जो डिके होगा, उसकी वजह से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी। ओटीएम ऑप्शन में आप फिर से ब्रोकरेज दोगे, तो पहले एक डील के लिए आप 1 ब्रोकरेज देते थे, अब आप 4 गुना ज्यादा ब्रोकरेज दोगे। मैं एज्यूम कर रहा हूं दोनों साइड आप लेग लगाओगे तो आप 4 गुना ज्यादा ब्रोकरेज दोगे ब्रोकर को, क्योंकि आप मजबूर हो रहे हो इस नए रेगुलेशन की वजह से, आपको ओटीएम ऑप्शन बाई करने का फोर्स किया जा रहा है। और ये जान लो, जो हम में से ज्यादातर लोग
जो ओटीएम ऑप्शन बाई करते हैं ना, वो 1:10 बाहर होता है, वो काफी दूर का होता है, 2 रुपए 4 रुपए का, उससे कोई रियल रिस्क मिटिगेट नहीं होता है। अगर आप ऐसा ऑप्शन बाई कर रहे हो जो आपके रिस्क रिवॉर्ड को 1:10 बना रहा है, और आपने 1 लाख की डील करी हुई है, तो आपको 10 लाख का लॉस तो सामने दिख रहा है। आप कभी डाल के देख लेना किसी सॉफ्टवेयर में, जो पॉपुलर सॉफ्टवेयर आजकल चल रहे हैं, तो उससे मैक्सिमम लॉस कितना आ रहा है? 10 गुना आएगा मैक्सिमम लॉस। इनफाइनाइट नहीं रह जाएगा, मैं मानता हूं स्ट्रैडल में थियोरेटिकली इनफाइनाइट होता है, वो नहीं रह जाएगा, लेकिन आपको 10 गुना लॉस हो जाएगा। तो ज्यादातर लोग हम में से सिर्फ सिर्फ मार्जिन का एडवांटेज लेने के लिए एक ऑप्शन को बाई करते हैं। वो बहुत बहुत ज्यादा ओटीएम होता है, और उस ओटीएम में आप अच्छा खासा ब्रोकरेज देते हो, अच्छा खासा टैक्सेस देते हो, और इससे ब्रोकर अमीर होता है। आप तो नहीं अमीर होगे, क्योंकि आप अगले दिन डीके भी दोगे, इंट्राडे भी डीके दोगे। ओटीएम ऑप्शंस में नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में डीके फास्टर होता है। तो ये एक समझने वाली बहुत जरूरी चीज है कि आप कहीं से बच नहीं रहे हो। आप वो ओटीएम का ऑप्शन बाई करके भी आपका कोई रिस्क कम नहीं हुआ है। अगर आप एक ट्रेड पे 10 गुना लूज कर रहे हो, तो आपका रिस्क ऑलमोस्ट उतना ही है। उसके बाद बहुत बड़ी समस्या, जो एक बहुत बड़े बड़े ट्रेडर है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़े, जो समझिए कंट्री के टॉप 5 या टॉप 10 के जो ट्रेडर्स होंगे, उनको भी ये प्रॉब्लम आएगी कि इंस्ट्रूमेंट्स में स्लिपेज बढ़ जाएगा। पता नहीं आपने महसूस किया है कि नहीं, मैं तो ऑलरेडी महसूस कर रहा हूं, हालांकि मेरा तो इतना बड़ा कारोबार नहीं है, लेकिन बैंक निफ्टी में खासकर स्लिपेज बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ये स्लिपेज दोस्तों बढ़ती क्यों है? मार्केट जो होता है वो इजी टू मैनिपुलेट हो जाता है। जब आप पार्टिसिपेंट्स को कर्टेल कर दोगे, समझो कि अगर मार्केट में सिर्फ 5 पार्टिसिपेंट्स रह जाएं या 6 पार्टिसिपेंट्स रह जाएं, तो 3 पार्टिसिपेंट मिलकर प्राइस को रिग कर सकते हैं, राइट? तो सिमिलरली जब आपने रिटेल का मार्जिन घटा दिया है, तो 90% रिटेल तो मार्केट से बाहर हो गया, ऑप्शन सेलिंग के मार्केट से। तो ट्रू प्राइस डिस्कवरी नहीं होगी, और उससे क्या होगा कि जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, जिनके पास हजारों करोड़ रुपए फोन पे सिर्फ अवेलेबल रहता है कि चलो आज मुझे रिग करना है, मैं अभी ले रहा हूं, शाम को वापस कर दूंगा, उस हवाला वाले जो प्लेयर्स होते हैं, जिनको हम ऑपरेटर्स भी बोलते हैं, वो मार्केट को रिग कर पाएंगे। और वो मुझे तो लग रहा है, आप कमेंट्स में जरूर बताना आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। मार्केट की रिगिंग हो रही है, स्पाइक्स बहुत शार्प आ रहे हैं। इन स्पाइक्स से क्या होगा, भले आप ऑप्शन बायर हो या ऑप्शन सेलर हो, आपका जो स्टॉप लॉस है वो ज्यादा हिट होगा, मार्केट में नॉइज ज्यादा बढ़ जाएगी। आप कोई भी ऐसा मार्केट उठा के देख लो, अफ्रीका कॉफी का मार्केट देख लो, या कोई भी जो मतलब जो भी, या पेनी स्टॉक देख लो अपने यहाँ के, जिस मार्केट में भी लिक्विडिटी कम होती है, इसेंशियली नए मार्जिन रूल से आप लिक्विडिटी कम कर रहे हो। जिस भी मार्केट में लिक्विडिटी कम होती है दोस्तों, वो इजी टू मैनिपुलेट होता है, तो स्पाइक ज्यादा हो जाएंगे। दूसरा एक बहुत बड़ा लॉस जो है, बड़े बड़े जो टॉप 10 मार्केट के ट्रेडर्स हैं उनको होगा, जिनकी मैं बहुत इज्जत भी करता हूं, बिकॉज उन्होंने बड़ा नाम कमाया है। लेकिन उनको लॉस क्यों होगा? क्योंकि बिड ऑफर जो है वो वाइड हो जाएगा। खासकर अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो, तो अगर आप जरा भी ओटीएम जाओगे सेल करने के लिए, स्ट्रैंगल बनाने के लिए, अभी आपको लिक्विडिटी कौन प्रोवाइड करता था? वो रिटेल जो 50,000 लेके आया, 1 लाख लेके आया, वही आपको लिक्विडिटी दे रहा था सर। अब आपके ऑप्शंस की लिक्विडिटी बहुत कम हो जाएगी। एक साथ अगर आप 5,000 10,000 क्वांटिटी मारोगे बैंक निफ्टी में, थोड़ा स्लाइटली ओटीएम में, आपको अच्छा प्राइस नहीं मिलेगा। तो हर एक डील जो आप करोगे, और खासकर अगर कभी आप को फास्ट मूविंग मार्केट में अगर करना पड़ा, तो आप पैसा मार्केट में दे के जाओगे, जो आप पहले नहीं दे रहे थे। और ये नए मार्जिन रूल की तरफ से हो रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो के तरफ से मैं सिर्फ आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें यूनाइट होना है, और ये इस बात को दिमाग से निकाल देना है कि ये रिटेल के भले के लिए हो रहा है, या किसी भी नॉन इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर के भले के लिए हो रहा है, चाहे आप जितने भी बड़े हो या जितने भी छोटे हो। ये क्यों हो रहा है, ये मैंने अपने पहले एपिसोड में बहुत क्लियरली बताया था, वो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप देखिएगा। इस पॉडकास्ट में दोस्तों मैं देव मुखर्जी जी का भी बहुत आभार मानूंगा, और मैं उनको पर्सनली नहीं जानता हूं, थोड़े दिनों पहले ही उनके बारे में मुझे जानकारी हुई, जो सेबी के खिलाफ शायद हाई कोर्ट में गए हैं, केस अभी सब जुडिस है, शायद इसीलिए वो ज्यादा मीडिया से भी बात नहीं कर रहे। लेकिन उनके सपोर्ट में लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, आप चाहो तो वो ज्वाइन कर सकते हो। अपनी नॉइस लेवल बढ़ाइए इसके सपोर्ट में, अपने दोस्तों को इंकरेज करिए, फेलो ट्रेडर्स को इंकरेज करिए, अगर आपको कोई फॉलो करता है तो उसको इंकरेज करिए कि इट शुड बी 4x और 6x पे एक टिकना चाहिए। एक चीज और आपको बताऊंगा दोस्तों, वर्ल्ड में कहीं पे भी, मतलब कोई भी आप डेवलप वर्ल्ड का मार्केट देखोगे, तो लिवरेज इज वेरी कॉमन। बिटकॉइन जाओ आप, या क्रिप्टो करेंसी का कोई भी उठा के देख लो,
लेवरेज इज वेरी कॉमन बिकॉज लोगों ने बहुत एक्सपेरिमेंट किया पिछले 2 साल में और उनको समझ में आया कि लिवरेज के जो बेनिफिट्स हैं, सबसे बड़ा बेनिफिट की मार्केट में लिक्विडिटी आती है, दूसरा बड़ा बेनिफिट की मार्केट डिफिकल्ट हो जाता है मैनिपुलेट करने के लिए, वो इतना बड़ा बेनिफिट है अपने आप में, प्राइस डिस्कवरी इतना बड़ा बेनिफिट है कि इसको कम करने की कोई भी डेवलप वर्ल्ड में कोशिश नहीं करता है। आपको बता दूं लगे हाँ, तो जैसे यूएस या यूरोप में होता है, वहां पे क्लाइंट का कैटेगराइजेशन होता है डिपेंडिंग ऑन उनको कितना आता है, उन्होंने कैसा सर्टिफिकेशन किया है, उनके पास कितना कैपिटल है, कितने साल का एक्सपीरियंस है, वो अलग अलग कैटेगरी ऑफ लिवरेज डिफाइन करिए। से भी वो भी कर सकता था, या फ्लैट 4x पे रोक देता, या 4 टाइम्स लिवरेज 4x या 6x पे रोक देता। लेकिन ये ब्लैंकेट बैन है, ये तो कहीं और से ही आया है। और ये क्यों आया मैं आपको पहले एपिसोड में बता चुका हूं, कुछ एक ब्रोकर्स को हेल्प करने के लिए आया, वो डिटेल में जाके देखिए आप, और इस मुहिम का सपोर्ट करिए, देव मुखर्जी का भी सर का सपोर्ट करिए आप लोग, और जिस भी तरीके से आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अगले 5, 10, 15 दिन, 1 महीना, इसको एक अपना एक फोकस एरिया बनाइए दोस्तों। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वो वीडियो डाल दूंगा आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैंने बताया था कि किसका फायदा होने वाला है, और इस मुहिम को सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच।